हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन विथ मीनाक्षी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक पोएम है, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, कंपोज्ड बाय नज़ीम एज़ेकिल। एंड पोएम पढ़ने से पहले हम राइटर के बारे में कुछ की फैक्ट्स जान लेते हैं। नज़ीम एज़ेकिल जो एक इंडियन जैविस पोएट, प्ले राइट एंड एडिटर एंड ऑल्सो आर्ट क्रिटिक थे। इनका बर्थ हुआ था 1924 में और इनकी डेथ हुई थी 2004 में। ये इनका टाइम पीरियड है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट ही गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। जी हाँ दोस्तों, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1983 में। और इनका जो ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था ये इनके एक पोइट्री कलेक्शन के लिए मिला था जो पब्लिश हुआ था अंडर द टाइटल लेटर डे साम के नाम से। स्पेलिंग देखिए, PSALAMS ये इसकी स्पेलिंग है, बट प्रोनाउंसिएशन होता है शाम। सो लेटर साम्स के नाम से जो इनका एक पोइट्री का कलेक्शन आया था उसके लिए एज़ेकिल जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन 1983 में। नेक्स्ट वी रीड अबाउट समथिंग की फैक्ट्स अबाउट द पोएम। जो पोएम थी पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर, ये आई थी आपका, जो इनका एक पोइट्री का कलेक्शन आया था अंडर द टाइटल द एग्जैक्ट नेम 1965 में इनका एक पोएट्री का कलेक्शन आया था जो किस टाइटल से आया था? द एग्जैक्ट नेम के टाइटल से आया था। इसमें इसी कलेक्शन में हमारी आज की पोएम पब्लिश हुई थी, पोएट लवर और बर्ड वॉचर। और दूसरा जो पोएट्री का मेन की फैक्ट है वो ये है कि इस कविता में कवि द पोएट टेल्स अस द सीक्रेट ऑफ पोइटिक क्रिएशन। कवि हमें पोइटिक क्रिएशन के जो सीक्रेट होते हैं, कैसे एक पोइट्री हमें कंपोज करनी चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। लेट्स रीड समथिंग अबाउट द पोइटिक लैंग्वेज एंड डिक्शन ऑफ द पोएम, कि पोएम में कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है उन्होंने और कैसा पोइटिक डिक्शन है उसका। सो वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल और कॉमन लैंग्वेज है। इन्होंने कुछ लाइंस तो ऐसी यूज की हैं पोएम में जो बहुत ही ईजी है अंडरस्टैंड करने में। उन्हें समझने के लिए आपको किसी बेस बुक या हेल्प बुक की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक लाइन बीच में आई है, द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड। तो ये बहुत ही ईजी इन्होंने लैंग्वेज यूज की है और कॉमन लैंग्वेज डेली टू डेली जो हमारी यूज़ में आती है वो इस्तेमाल की है। सो नंबर 2, अवॉइड्स डिफ़िकल्ट बॉम्बास्टिक एंड हैवी वोकेबलरी। जो डिफ़िकल्ट वोकेबलरी होती है, बॉम्बास्टिक होता है दिखावा करने वाली, जो भारी भारी शब्द यूज किए जाते हैं अक्सर पोएट्री में, ऐसा इन्होंने कुछ भी यूज नहीं किया है। एंड द ग्रैंडिलोक्वेंट स्टाइल, ये सब कुछ इन्होंने यूज नहीं किया है। इनका जो डिक्शन है, जो लैंग्वेज है, वो इन सभी ग्रैंडिलोक्वेंस स्टाइल से फ्री है। उनका डिक्शन जो है काफ़ी सिंपल और कॉमन लैंग्वेज उन्होंने यूज की है। तो ये हो गए पोइट्री के बारे में आपके की फैक्ट्स पोएम के बारे में। लेट्स स्टार्ट दी पोएम। पोएट लवर बर्ड वॉचर जो पोएम है नज़ीम एज़ेकिल जी द्वारा लिखी गई। इसमें उन्होंने पोएट लवर और बर्ड वॉचर के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ बताई हैं। उन्होंने तीनों को ही पैरेलल कर दिया है। अगर हम इसकी एक ब्रीफ समरी जैसा देखें तो इस पोएम में कवि कहते हैं कि जो पोएट हैं, जो कवि हैं, लवर हैं और जो बर्ड वॉचर हैं, बर्ड वॉचर मीन्स टू से दैट जो पक्षियों को प्रेम करते हैं, अर्थात पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, स्टडी द बिहेवियर ऑफ बर्ड्स। तो उनके बारे में कवि बताते हैं कि ये तीनों ही यदि अपने व्यवहार में पेशेंस ले आएँ, धैर्य ले आएँ, तो सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जो आज की हमारी ये वीडियो है ये हिंदी एक्सप्लेनेशन पे है। वैसे इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आप चाहें तो आप उसे भी सीन कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल। फोर्स द पेस होता है हमेशा जल्दी में रहना, लिव ऑलवेज इन अ हरी, एंड नेवर बी स्टिल और कभी भी शांत नहीं रहना। इज नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स, यह उनका तरीका नहीं है जो चिड़ियाओं का अध्ययन करते हैं, जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं। और वुमेन, जो वुमेन का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर वुमेन की स्टडी से आशय यह है कि लवर्स, जो लवर्स होते हैं, जो वुमेन्स को प्रेम करते हैं, वो अगर जल्दी में रहते हैं तो ये उनकी सक्सेस होने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, जो ऑलवेज इन हरी रहते हैं।
द बेस्ट पोएट वेट्स फॉर वर्ड। और यहाँ पर कवि आगे कहते हैं कि जो एक अच्छा पोएट होता है, अच्छा कवि होता है, वो भी क्या करता है, अच्छे शब्दों के चयन का इंतजार करता है। जब उसकी इमेजिनेशन में अच्छे शब्द आते हैं, उसके बाद ही वो पोएट्री लिखना शुरू करता है। तो ये 3 लाइन यहाँ तक ये कहती हैं कि जो एक अच्छा कवि होता है, एक अच्छा पोएट होता है और एक अच्छा कवि होता है, लवर होता है और बर्ड वॉचर होता है, वो क्या करता है, कभी भी जल्दीबाजी नहीं करता है और काफ़ी शांत तरीके से काम करता है। नेक्स्ट 3 लाइन्स, दी हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ विल। कवि कहते हैं कि जो हंट है वो एक्सरसाइज ऑफ विल नहीं है, अर्थात मन की इच्छा नहीं है कि तुम को किसी पक्षी के व्यवहार का अध्ययन करने जा रहे हो या फिर उसे पकड़ने जा रहे हो, तो ये तुम्हारी एक्सरसाइज ऑफ विल नहीं है। ये हमारी डिज़ायर, हमारी खुद की इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता है। बट पेशेंट लव रिलैक्सिंग ऑन हिल टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड विंग। वो कहते हैं कि हमें एक पेशेंस होना ज़रूरी है। हमें क्या करना होता है, रिलैक्स मोड में एक हिल पर पक्षियों के व्यवहार को ऑब्जर्व करने के लिए चुपचाप इंतज़ार करना होता है। हमें उस मोमेंट तक इंतज़ार करना होता है, टू नोट द मूवमेंट ऑफ टिमिड विंग, जब तक कि वे टिमिड विंग से यहाँ पर तात्पर्य पक्षी और वुमेन दोनों से है, जब तक कि वे खुद ही हमारे पास आके आत्मसमर्पण ना कर दें, जब तक कि पक्षी हमारे पास खुद ना चले आएँ, तब तक हमें उस मोमेंट तक हमें इंतज़ार करना होता है उन पहाड़ियों पर, जहाँ हम चिड़ियाओं के व्यवहार को ऑब्ज़र्व करने के लिए या उनका अध्ययन करने के लिए गए होते हैं। तो आगे की ये 3 लाइन्स का मीनिंग क्लियर है। द हंट इज़ नॉट एक्सरसाइज ऑफ विल, कि जब हम किसी चिड़िया को पकड़ते हैं तो ये हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता। ये हमें पेशेंस रखना होता है वहाँ पर और आराम से उनके व्यवहार को ऑब्ज़र्व करना होता है, उनके साथ घुलना-मिलना होता है तब तक कि जब तक वो खुद हमारे पास ना आ जाएँ, वो टिमिड विंग। अंटिल द वन हू नोज़ दैट शी इज़ लव्ड, हमें उस व्यवहार उनके व्यवहार का तब तक अध्ययन करना होता है। यहाँ पर अब ये एक लवर के रेफरेंस से बोलते हैं, until the one who knows that she is loved no longer waits but risk surrendering। वो कहते हैं कि जो एक लवर होते हैं उन्हें तब तक अपनी बिलव्ड का या अपनी लेडी लव का इंतज़ार करना होता है जब तक कि वो खुद उनके पास आके सरेंडर ना कर दें, उन्हें अपने बिलीफ में लेना होता है। ओके, ये लाइंस क्लियर हो गई। नेक्स्ट 2 लाइन्स, इन दिस द पोएट finds his moral proved who never spoke before his spirit moved। इस प्रकार कवि भी इनसे एक मॉरल लेसन प्राप्त करता है। जो कौन सा लेसन है, पेशेंस का लेसन है। एक मॉरल प्रूव करते हैं वो उसे, कवि को, किसी कवि को, कवि इनसे एक मॉरल लेसन पाता है कि उसे भी एक सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, जबकि उसकी जो इंस्पिरेशन है उसमें अच्छे से स्प्राउट ना हो जाए और उसके बाद उसमें एक अच्छे वर्ड आ जाएँ जो कि स्पॉन्टेनियसली बिना किसी रुकावट के कवि से निकले और वो एक अच्छी क्रिएशन कर सके। सो इन दीज़ 2 लाइन्स, इन दो लाइनों में कवि कहते हैं कि कवि को भी इस बिहेवियर से एक पेशेंस का लेसन मिलता है, उसे सीखने को मिलता है। वो तब तक अपने बिहेवियर में पेशेंस रखता है, मीन्स टू से दैट वो कवि तब तक इंतज़ार करता है जब तक कि उसकी इमेजिनेशन में अच्छे-अच्छे शब्द ना आ जाएँ और फिर उसके बाद वो शब्द स्पॉन्टेनियस मतलब बिना किसी रुकावट के फ्लोलेस होके उसकी क्रिएशन में झलकते हैं और उसकी क्रिएशन काफ़ी अच्छा रूप ले लेती है। तो ये थी फर्स्ट 10 लाइन्स ऑफ हिज स्टेंजा और उसके बाद की 10 लाइन है इस अगले स्टेंजा की, 2 ही स्टेंजा की ये पोएम है। तो नेक्स्ट स्टेंजा में है, द स्लो मूवमेंट सीम्स somehow to say much more। यहाँ पर कवि कहते हैं, एस्किल फर्दर सेज दैट जो स्लो मूवमेंट होते हैं हमारी लाइफ के, जिसमें हम इंतज़ार करते हैं, पेशेंस रखते हैं, वो क्या होते हैं, मच मोर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वह उन हरीनेस जब जो हम जल्दीबाजी में काम करते हैं उससे ज़्यादा अच्छे से हमारी ग्रिप बनाते हैं चीज़ों में। तो इस लाइन में कवि कहते हैं
कि जो हमारे जीवन के स्लो मोमेंट हैं जिसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं वो मच मोर हैं, वो ज़्यादा अच्छे हैं तेज़ी से काम किए हुए मोमेंट की अपेक्षा। पेशेंस ज़्यादा अच्छा है। टू वॉच द रेयरर बर्ड्स यू हैव टू गो along deserted lanes and where the rivers flow in silence near the shores or by the shore। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो एक बर्ड वॉचर है, जो एक पक्षी प्रेमी है, उसे क्या करना होता है, उसे रेयरर बर्ड देखनी है, अगर उन पक्षियों को देखना है जो बहुत ही रेयर हैं तो उसे जाना होता है डेजर्टेड लेन्स में, मीन्स डिफ़िकल्ट रास्तों पे जहाँ पहले कोई नहीं गया होता है, जहाँ नदियाँ क्या करती हैं, फ्लो, जहाँ नदियाँ बहती हैं और नदियाँ जहाँ से निकलती हैं, जो उनका सोर्स है, जो उनका उद्गम है, वहाँ उन्हें जाना होता है। और नदियों के किनारों पर में जाना होता है, बाय अ शोर रिमोट एंड थॉर्नी लाइक हार्ट्स डार्क फ्लोर। उसे उन रास्तों पर जाना होता है जो क्या होते हैं, रिमोट होते हैं, मीन्स दुर्गम होते हैं, थॉर्नी होते हैं, असाध्य होते हैं, कठिन होते हैं, उन रास्तों पर जाना होता है। अर्थात इन 4 लाइन्स में कवि कहते हैं कि जो एक बर्ड वॉचर है उसे उन कठिन रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है यदि वह रेयरर बर्ड को देखना चाहते हैं, यदि वह उन दुर्गम पक्षियों को देखना चाहते हैं तो उन्हें भी उन्हीं दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, डेजर्टेड लेन से होकर गुजरना पड़ता है, डिफ़िकल्ट रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है, जहाँ नदियाँ बहती हैं, जहाँ नदियों का उद्गम होता है और नदियों के किनारे उन दुर्गम रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। लाइक द हार्ट्स डार्क फ्लोर, जैसे हम अपने हृदय की गहराइयों में जाते हैं वैसे ही। So next 2 lines, the and there the woman slowly turns around, not only flesh and bone but myths of light। अब आगे कवि अपनी पंक्तियों को एक लवर के रेफरेंस में बताते हैं। आगे कवि कहते हैं कि यदि कोई लवर अपने लेडी लव को विन करना चाहता है, उसको जीतना चाहता है, तो उसे भी उसकी हृदय की गहराइयों में जाके उतरना होगा। हार्ट्स डार्क फ्लोर, उसे उसके इनर मोस्ट तरीके से समझना होगा। उसके बाद द वुमेन स्लोली टर्न्स अराउंड, उसके बाद वुमेन धीरे धीरे उसकी ओर आ जाएगी। नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन, केवल फिजिकल तौर पे नहीं, फ्लैश एंड बोन होता है कि हार्ड मास कहते हैं जिसे हम, नॉट ओनली फिजिकल अपेरेंस से उसके साथ नहीं आ जाएगी बट मिड्स ऑफ लाइट, बट जो अपना इटर्नल अनबॉडीड लाइट ऑफ मिस्ट्रीज हैं उनके साथ वो उसके पास आ जाएगी। विथ डार्कनेस एट द कोर एंड विथ डार्कनेस एट द कोर, वो अपने हृदय की गहराइयों से खुद को अपने लवर को समर्पित कर देगी। आगे देखिए, दिस एंड द सेंस इज फाउंड बट poets lost in crooked wrestlet fight, the deaf can hear, the blind recover sight। आगे इन्हीं पंक्तियों को कवि एक कवि के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कहते हैं कि एक कवि जो क्या होता है, क्रुक्ड रेस्टलेस फ्लाइट में चले जाता है, मीन्स टू से दैट वो जब कन्फ्यूज़न की स्थिति में होता है, उसके जब जो थॉट्स होते हैं वो इन अ कन्फ्यूज्ड स्टेट होते हैं, मतलब अच्छे से कवि के मन में विचार तो आते हैं लेकिन वो एक ऑर्डरली तरीके से एक क्रम में निश्चित नहीं हो पाते हैं। तो कवि को क्या करना चाहिए उस समय पर, में कवि को भी एक वेट करना चाहिए, एक पेशेंस रखना चाहिए, एक धैर्य रखना चाहिए अपने व्यवहार में, अपनी कविता को अच्छे से संमोहित करने के लिए, जिससे कि आफ्टर दैट टाइम, आफ्टर दैट पीरियड ऑफ रेस्टलेसनेस, जो उस रेस्टलेसनेस के पीरियड में वो पेशेंस रखेगा, जो धैर्य रखेगा, उस धैर्य के बाद जो उसकी कविता निकलेगी वो क्या होगी, फुल ऑफ विजडम होगी, ज्ञान से भरी हुई होगी और स्पॉन्टेनियस पोएट्री निकलेगी। उसकी क्रिएशन जो होगी वो बहुत ही महान होगी, जिससे कि द डीफ कैन हेयर, जो एक बहरा है, डीफ, जो सेंसलेस फेलोज हैं, मीन्स टू से डेट जो महसूस नहीं कर सकते, जो सुन नहीं सकते, वो भी महसूस करेंगे। द डीफ कैन हेयर, जो एक बहरा है वो सुन सकता है। द ब्लाइंड कैन रिकवर साइट, और जो एक नहीं देख सकने वाला आदमी है वो भी अपनी साइट को रिकवर कर लेगा। मीन्स टू से दैट एक बहरा भी कवि की उस महान क्रिएशन को समझ पाएगा, सुन पाएगा, और एक अंधा व्यक्ति भी उसे देख पाएगा, अर्थात समझ पाएगा। तो इस पोयम में कवि ने कहा है
इन तीनों के बीच में, पोएट, लवर और बर्ड वॉचर के बीच में सिमिलैरिटी और पैरेललनेस प्रस्तुत की है। जो ये मॉरल है पोएम का वो ये है कि एवरीवन हैज़ टू वेट, कि हर किसी को वेट करना चाहिए एक अच्छे क्षण के लिए, एक अच्छे मोमेंट के लिए, और एक पेशेंस रखना चाहिए, एक धैर्य रखना चाहिए जब तक कि उचित समय ना आ जाए उसके कार्य करने का। तो इस प्रकार कवि ने बहुत ही अच्छा एक मॉरल लेसन दिया है, और इसी के साथ हमारी आज की ये पोएम खत्म होती है। एज आई ऑलवेज सेज, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।